हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा से पोषक पदार्थ के बारे में जानते हैं। पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस। पोषक पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है। पहला है अल्प पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। दूसरा है बृहद पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। यानी पोषक पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो पोषक पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला है अल्प पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। दूसरा है बृहद पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। अल्प पोषक तत्व जो होते हैं इसका अवशोषण होता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद इसका पाचन नहीं होता है, यानी जो अल्प पोषक तत्व होते हैं का शरीर में पाचन नहीं होता है, यानी नो डाइजेशन। जब पाचन नहीं होगा तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी नो एनर्जी। यानी अल्प पोषक तत्व क्या होते हैं? तो अल्प पोषक तत्वों का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है, और पाचन नहीं होता है यानी नो डाइजेशन, और इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है यानी नो एनर्जी। और माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स यानी खनिज आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या आते हैं? तो विटामिन्स हो गया और मिनरल्स यानी खनिज हो गया। आइए उसके बाद अगला देखते हैं बृहद पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिशन। बृहद पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिशन। जो बृहद पोषक तत्व होते हैं इनका शरीर में पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। और बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और लिपिड। यानी बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और लिपिड। ये सभी माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। आइए उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कार्बोनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में यानी कार्बोहाइड्रेट इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन की और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें जो इसके परमाणुओं की संख्या होती है उसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है CH2O का होल एन होता है। कितना होता है रासायनिक सूत्र? तो CH2O का होल एन होता है। और इसका अगर हम रेशियो देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो, तो 1:1 होता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 1:2:1 होता है। यानी कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन भी 1 होगा। ये उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है कार्बोहाइड्रेट जो है या एनर्जी कंपाउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कार्बोहाइड्रेट को जो है हम एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं, यानी ऊर्जा का यौगिक बोलते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर एक एवरेज देखें तो 4.1 से 4.5 के बीच किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है। और 250 से 300 ग्राम पर डे आवश्यकता यानी रिक्वायर्ड डेली ह्यूमन बॉडी। यानी एक स्वस्थ मनुष्य को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो 250 से 300 ग्राम पर डे आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स यानी स्रोत क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं फ्रूट्स यानी फल,
जूस हो गया, ब्रेड हो गया, स्वीट यानी मिठाइयाँ हो गई, जैगरी यानी गुड़ हो गया, हनी यानी शहद हो गया, शुगर यानी शक्कर यानी चीनी हो गया, मिल्क यानी दूध। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? तो फ्रूट हो गया, जूस, ब्रेड, स्वीट, जैगरी, हनी, शुगर, मिल्क, ये सभी स्रोत कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी मिलती है। तुरंत एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी यानी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दो जगह होता है। कहाँ पर? माउथ में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में जो है सलाइवा के माध्यम से होता है। माउथ में किसके माध्यम से होता है? सलाइवा के माध्यम से होता है, सलाइवरी एमाइलेज की सहायता से। और माउथ में जो है पार्शियली डाइजेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है? तो पार्शियली डाइजेशन माउथ में होता है, सलाइवा की सहायता से और सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एमाइलेज एंजाइम की सहायता से होता है। कौन से एंजाइम की सहायता से? एमाइलेज एंजाइम की सहायता से होता है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। उससे पहले थोड़ा यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो सैकराइड्स। यानी सैकराइड्स क्या है? तो सैकराइड्स जो है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकराइड्स, दूसरा है ऑलिगोसैकराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकराइड्स, दूसरा है ऑलिगोसैकराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। पहला है प्रकार में मोनोसैकराइड। कौन सा प्रकार है? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड जो है, मोनोसैकराइड क्या है? या कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट। मोनोसैकराइड्स क्या है? मोनो माने सिंगल, इसीलिए यह सिंगल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की। और मोनोसैकराइड जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकराइड क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। और मोनोसैकराइड जो है जल में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकराइड कैसे जल में कैसे होते हैं? तो मोनोसैकराइड जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं तथा ये शर्करा कहलाते हैं। और मोनोसैकराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आएगा और लैक्टोज हो गया। मोनोसैकराइड के अंतर्गत कितने चीज़ें आते हैं? तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। ये सभी जो है मोनोसैकराइड के अंतर्गत आते हैं। आइए सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकराइड है और ग्लूकोज को हम हेक्सोज शुगर बोलते हैं। हेक्सोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या होती है, इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, इसीलिए हम ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर बोलते हैं। और ग्लूकोज जो है यह सिंपलेस्ट शुगर है। कैसा शुगर है? सिंपलेस्ट यानी सरल शर्करा है। और इसे ग्लूकोज को हम जूस शुगर यानी रसों वाली शर्करा बोलते हैं। रसों वाली शर्करा, रसों वाली शर्करा हो गया। और ग्रेप शुगर, यानी ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर यानी अंगूर वाली शर्करा भी बोलते हैं। अंगूर वाली शर्करा, अंगूर वाली शर्करा। यानी ग्लूकोज को क्या क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को सिंपलेस्ट शुगर हो गया, जूस शुगर हो गया और ग्रेप शुगर हो गया और हेक्सोज शुगर बोलते हैं। हेक्सोज शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन की संख्या 6 होती है। और ग्लूकोज में जो है या ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है यानी एक्सेस हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़, जिसे मधुमेह कहते हैं। यानी जब आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा यानी एक्सेस अधिकता हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया से डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होगा जाइमेज या ईस्ट के माध्यम से तो इथेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किसके द्वारा होगा? तो जाइमेज और ईस्ट के द्वारा होगा तो इथेनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए
किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो जाइमेज या ईस्ट एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी जो है एक प्रकार का मोनोसैकराइड है। इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन की संख्या 5 होती है, इसीलिए फ्रक्टोज को पेंटोज शुगर बोलते हैं। और फ्रक्टोज को जो है फ्रूट शुगर यानी फलों वाली शर्करा बोलते हैं। फ्रक्टोज जो है नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है, यानी प्राकृतिक की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है, प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज किससे प्राप्त होता है? हनी यानी शहद से और फ्रूट शुगर। और उसके बाद अगला है गैलेक्टोज। अगला कौन सा है? गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज भी एक प्रकार का मोनोसैकराइड है। गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, यानी यह दूध में पाया जाता है। गैलेक्टोज जो है कहाँ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। गैलेक्टोज को जो है ब्रेन शुगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं सेरिब्रोज शुगर। गैलेक्टोज को जो है ब्रेन शुगर और सेरिब्रोज शुगर बोलते हैं। और यह जंतुओं के शरीर में यानी एनिमल बॉडी में स्टोर होता है। अगला है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर को भी हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्यों इसमें जो कार्बन होता है उसकी संख्या 5 होती है, इसीलिए राइबोज शुगर को भी पेंटोज शुगर बोलते हैं। राइबोज शुगर जो है यह आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। और इसमें जो है एक राइबोज शर्करा पाई जाती है। कितनी शर्करा पाई जाती है? तो एक राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जो है यह डीएनए में पाई जाती है। इसमें जो है 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। इसमें 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। अगला है ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगोसैकराइड में जो है इसमें सैकराइड्स के कितने यूनिट होते हैं? तो 2 से लेके 9 यूनिट तक होते हैं, यानी 10 से कम होते हैं। यानी 2 है तो इसे डाइसैकराइड बोला जाएगा। यानी सैकराइड्स की अगर 2 यूनिट मिलेगी तो उसे हम डाइसैकराइड बोलेंगे। अगर 3 यूनिट मिलेगी तो ट्राइसैकराइड्स बोलेंगे। अगर 4 यूनिट मिलेगी तो टेट्रासैकराइड बोलेंगे। अगर 5 यूनिट मिलेगी तो पेंटासैकराइड बोलेंगे। यानी ऑलिगोसैकराइड जो होता है यह जो है सैकराइड्स के 2 से 9 यूनिट तक पाया जाता है, यानी 10 से कम। 2 यूनिट मिलेगा तो डाइसैकराइड, 3 यूनिट मिलेगा ट्राइसैकराइड, 4 यूनिट मिलेगा टेट्रासैकराइड, 5 यूनिट मिलेगा तो पेंटासैकराइड होगा। आइए उसके बाद डाइसैकराइड के बारे में पढ़ते हैं। डाइसैकराइड जो है यह 2 डाइसैकराइड्स इज टाइप ऑफ ऑलिगोसैकराइड। डाइसैकराइड क्या है? तो यह ऑलिगोसैकराइड का एक प्रकार है जिसमें 2 सैकराइड्स पाया जाता है, उसे डाइसैकराइड बोलते हैं। डाइसैकराइड का यूज डेली लाइफ में, यानी डेली लाइफ में डाइसैकराइड का यूज है। यह मोनोसैकराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। और डाइसैकराइड का जो फार्मूला होता है वह होता है C12H22O11 होता है। इसका डाइसैकराइड का फार्मूला क्या होता है? यानी C12H22O11 होता है। और यह जल में विलेय होता है। जो डाइसैकराइड होता है यह जल में विलेय होता है। स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं या नहीं भी। जो डाइसैकराइड होता है यह स्वाद में मीठा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डाइसैकराइड में सबसे पहला देखते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज किस प्रकार का सैकराइड है? सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकराइड है, यानी यह 2 मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बनता है। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, इसे केन शुगर भी बोलते हैं और इसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है? सुक्रोज के जो है टेबल शुगर हो गया, केन शुगर हो गया और इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज जो है यह गन्ना, चुकंदर एवं मीठे फलों में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? तो गन्ना, चुकंदर एवं मीठे फलों में पाया जाता है। और सुक्रोज कहाँ मिलता है? तो हैनी शुगर हो गया, कमर्शियल शुगर हो गया और जैगरी शुगर हो गया। और सुक्रोज जो है किससे बनता है? तो यह मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से बनता है, जैसे ग्लूकोज हो गया प्लस फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है।
यानी मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के मिलने से सुक्रोज बनता है। कौन कौन से 2 अणु हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। अगर हम सुक्रोज को अगर यानी हीट करें तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट भी जाता है। अगला जो है लैक्टोज है। लैक्टोज किस प्रकार का सैकराइड है? तो लैक्टोज भी डाइसैकराइड है या मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर यानी दुग्ध वाली शर्करा कहते हैं और लैक्टोज जो है यह शुद्ध दूध में पाया जाता है और लैक्टोज जो है यह कम मीठा होता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अणुओं के संयुक्त होने से बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है? तो यह मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से संयुक्त होने से बनता है। मोनोसैकराइड के कौन से 2 अणुओं के? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज अणुओं के संयुक्त होने से बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज गिव्स लैक्टोज बनता है। क्या बनता है? लैक्टोज। अगला देखते हैं। अगला है माल्टोज। कौन सा सैकराइड है? माल्टोज। माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकराइड है, यानी यह भी 2 मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं और आलमंड शुगर यानी बादाम शर्करा भी कहते हैं। और माल्टोज जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, यानी माल्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है और माल्टोज को बीजों की भी शर्करा कहते हैं। यानी बीजों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो बीजों की शर्करा जो है माल्टोज को कहा जाता है। माल्टोज जो है जर्मिनेटेड सीड यानी अंकुरित बीजों में भी पाया जाता है। माल्टोज जो है मोनोसैकराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। मोनोसैकराइड के वह 2 अणु कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स माल्टोज। माल्टोज। अगला कौन सा सैकराइड्स है? अगला है ट्राइलोज। ट्राइलोज है। ट्राइलोज जो होता है यह भी एक प्रकार का डाइसैकराइड है। कैसा है? तो एक प्रकार का डाइसैकराइड है। यह हीमोलिम्फ में पाई जाती है। ट्राइलोज कहाँ पाया जाता है? तो ट्राइलोज जो है हीमोलिम्फ में पाया जाता है। यह काकरोच और इंसेक्ट के लिम्फ में पाया जाता है। किसके किसके? तो काकरोच और इंसेक्ट के लिम्फ में ट्राइलोज पाया जाता है। अगला है पॉलीसैकराइड। यानी पॉलीसैकराइड जो होता है यह 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। पॉलीसैकराइड किससे मिलकर बनता है? तो 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बनता है। पॉलीसैकराइड जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यानी पॉलीसैकराइड क्या है? तो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट है और इसमें लॉन्ग चेन भी पाई जाती है। यह अनेक मोनोसैकराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। यानी जो पॉलीसैकराइड होता है अनेक मोनोसैकराइड अणुओं के मिलने से बनता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है C6H11O5N होता है। यानी मोनोसैकराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C6H11O5 का होल N होता है। यानी पॉलीसैकराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C6H11O5 का होल N होता है। पॉलीसैकराइड जो होता है जल में अघुलनशील होते हैं। यानी जो पॉलीसैकराइड होते हैं यह जल में अघुलनशील होते हैं और यह मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। पॉलीसैकराइड मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में पाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित होते हैं। यानी जो पॉलीसैकराइड होता है यह आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है और पॉलीसैकराइड जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। यानी जो पॉलीसैकराइड होते हैं यह ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। पॉलीसैकराइड जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होमोसैकराइड्स होता है और दूसरा जो है हेट्रोसैकराइड्स। दूसरा क्या है? हेट्रोसैकराइड्स। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी भिन्न। होमोसैकराइड की परिभाषा हुई यह एक जैसी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। यानी होमोसैकराइड किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है? तो एक जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है और इसके अंतर्गत आते हैं स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज। यह सभी पॉलीसैकराइड हैं। लेकिन किस प्रकार के पॉलीसैकराइड हैं?
तो यह होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं, यानी यह एक ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी यह अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। जो हेट्रोसैकेराइड्स होता है यह अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल है हिपैरिन और हाइयालुरोनिक एसिड हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। पहला पॉलीसैकेराइड है स्टार्च या मार्ड। स्टार्च या मार्ड क्या है? तो पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत हैं अनाज हो गया, आलू हो गया, सब्जियां हो गई, शकरकंद हो गया और केला हो गया। यानी स्टार्च के स्रोत क्या क्या हैं? तो अनाज, आलू, सब्जियां, शकरकंद और केला, यह सभी स्टार्च के स्रोत हैं। और स्टार्च जो है अल्फ़ा ग्लूकोज AN इससे मिलकर बना होता है। AN 9 नहीं है, AN है। यानी स्टार्च जो होता है अल्फ़ा ग्लूकोज AN से मिलकर बना होता है। और प्लांट में जो रिजर्व फूड होता है कौन सा होता है? तो स्टार्च होता है। यानी स्टार्च जो है यह प्लांट का रिजर्व फूड है। यानी स्टार्च किसका रिजर्व फूड है? तो स्टार्च जो है प्लांट का रिजर्व फूड है। और यानी जो कैप्सूल होती है, जो हम लोग दवा के रूप में कैप्सूल खाते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वह भी स्टार्च की बनी होती है। यानी कैप्सूल की मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो कैप्सूल की मेम्ब्रेन स्टार्च की बनी होती है। ये अगला पॉलीसैकेराइड देखते हैं। अगला पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है जंतु के शरीर में संचित रहता है। ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? तो जंतु के शरीर में संचित रहता है और आवश्यकता पर उपयोग होता है। और ग्लाइकोजन भी जो है अल्फ़ा ग्लूकोज AN से मिलकर बना होता है। और एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड जो है कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन। यानी ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड है? तो एनिमल्स का हो गया या ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन है। ये अगला पॉलीसैकेराइड देखते हैं। अगला पॉलीसैकेराइड है काइटिन। काइटिन जो है या इंसेक्ट या फंजाई में पाया जाता है। तो यानी जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। यानी फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और इंसेक्ट में रिजर्व फूड जो है काइटिन पाया जाता है। यानी काइटिन किसका रिजर्व फूड है? तो काइटिन जो है इंसेक्ट का रिजर्व फूड है। और काइटिन के नाग, इसका काइटिन का केमिकल नाम जो है नाग, यानी N एस्टिल ग्लूकोसामीन होता है। काइटिन का केमिकल नेम क्या होता है? तो N एस्टिल ग्लूकोसामीन जो है काइटिन का केमिकल नेम होता है। अगला पॉलीसैकेराइड है सेलुलोज। कौन सा पॉलीसैकेराइड है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है जल में अघुलनशील होता है और वनस्पतियों में मिलता है। सेलुलोज जल में कैसा होता है? तो सेलुलोज जल में अघुलनशील होता है और वनस्पतियों में पाया जाता है। इट इज मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन अर्थ है। यानी मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अर्थ कौन सा है? तो सेलुलोज है। यानी सेलुलोज जो है प्राकृत में, सेलुलोज जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सेलुलोज है। और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वह भी सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। यह प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। और कॉटन में भी लगभग 90% सेलुलोज होता है। कॉटन में कितना सेलुलोज होता है? तो लगभग 90% सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज जो है यह बीटा ग्लूकोज AN से मिलकर बना होता है। अगला है हाइयालुरोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइयालुरोनिक एसिड है। यह स्किन में पाया जाता है और अम्बिकल कार्ड में पाया जाता है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है। यानी हाइयालुरोनिक एसिड जो है स्किन में पाया जाता है, अम्बिकल कार्ड में पाया जाता है और एक प्रकार का यह कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है। और अगला है हिपैरिन। हिपैरिन जो है यह भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। यह किस तरह का काम करता है? तो हिपैरिन जो है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। हिपैरिन किस तरह काम करता है? तो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। अगला है यानी कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं?
तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं और वसा में बदलकर संचित भोजन का भी कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक प्रकार का डीएनए एवं आरएनए के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है डीएनए एवं आरएनए के घटक होते हैं। प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है और शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।